काल ते नाल जी आया नू, क्योंकि पंजाब की इस धरती पर बैठे हैं और पंजाब के अंदर में यही कहा जाता है जी आया नू। आप लोगों का इस सेशन के अंदर में भी स्वागत है और WPPS की इस कॉन्फ्रेंस में भी स्वागत है एक बार पुनः। मैं तहे दिल से WPPS का धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी है और मुझे लगता है कि इस सेशन से वो चीज़ें निकल करके आनी चाहिए जिसको एक्चुअल के अंदर में ये इंडस्ट्री जानना चाहती है। फ्लोर मिल दो चीज़ें इस सेशन से मैं चाहूँगा कि निकल करके आए। जो मेरे साथ में पैनलिस्ट हैं उनको भी मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। पहली है, ठीक है, प्रोडक्शन के ऊपर पे दिन भर बात हुई है, कल से बात हो रही है। प्रोडक्शन सभी जानते हैं कि ये ठीक है जी, यील्ड बढ़नी चाहिए, प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए, एवरीथिंग इज ओके। बट प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे करना चाहिए और जो फ्लोर मिल्स की जो डिमांड है, पर्टिकुलर जिस क्वालिटी की, जिस वैरायटी की वीट उनको चाहिए, क्या वो आपके पास में उतने क्वांटम के अंदर में अवेलेबल है या नहीं है। पहली चीज, जिस तरीके से टेक्स्ट और टेक्सचर इसको जो सिंक करना है, क्वालिटी को जो सिंक करना है और जो उसकी परफॉर्मेंस को सिंक करना है, क्या वो चीज अवेलेबल है या नहीं है। और इसके साथ साथ में आपको न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू साइंस के साथ आगे बढ़ना है। आज का जो सेशन है वो सिर्फ वीट प्रोडक्शन और वीट यील्ड इंक्रीज करने के ऊपर नहीं होगा, बल्कि इनोवेशन जो आपका साइलेंट यूं कहें कि इंग्रेडिएंट है। भाई, आपकी इंडस्ट्री का इंग्रेडिएंट क्या है? इंडस्ट्रियलिस्ट की इंग्रेडिएंट क्या होती है? इनोवेशन। बट ऑब्वियस, कोई भी इंडस्ट्री है और आप लोग तो ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हो जो सभी की जरूरत है और इस जरूरत के बिना कोई रह नहीं सकता। तो इस इंग्रेडिएंट के ऊपर ही आज का हमारा ये पूरा सेशन रहेगा। मैं पहले मेरे पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस कर दूं। मुदित गोयल मेरे राइट हैंड साइड कॉर्नर पर, आप होल टाइम डायरेक्टर हैं मेगा स्टार फूड लिमिटेड से। हालांकि सभी जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं सबको इंट्रोड्यूस करूं। मिस्टर कार्तिक मेदा है मेरे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर पे, आप डायरेक्टर हैं कृष्णा फ्लोर मिल से। मिस्टर तनुज बटाविया है मेरे राइट हैंड साइड जस्ट, डायरेक्टर है आप पीडी नवकार बायोकैम प्राइवेट लिमिटेड से। और मिस पूजा पलानी है जस्ट लेफ्ट कॉर्नर पर, डायरेक्टर हैं आप स्टर्न इंग्रेडिएंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आप सभी का स्वागत है इस पैनल डिस्कशन के अंदर में। चूंकि गेहूं, वीट, कहते हैं ना यार, आप कौन सी चक्की का आटा खाते हो, और मुझे लगता है यहां सारे चक्की वाले ही हैं, चक्की से तो बाहर कोई नहीं है। और हिंदुस्तान के अंदर में जब ये लाइन बोली जाती है कि यार कौन सी चक्की का आटा खाते हो, तो कौन सी चक्की का आटा मतलब उसको पॉजिटिव लिया जाता है, नेगेटिविटी नहीं है कहीं पर भी। या तो उसका माइंड शार्प होगा, यार उस आदमी को देखो यार कौन सी चक्की का आटा खाता है, यार बड़ा ब्लंट है, राइट। अगर उसकी सेहत अच्छी है, तगड़ी है, यार कौन सी चक्की का आटा खाता है, ठीक है। तो दोनों ही मायनों के बीच के अंदर में चक्की मायना रखती है, और चक्की के लिए गेहूं चाहिए। और गेहूं, उस चक्की को भी तब उसकी अहमियत पता चलती है जब आपकी चक्की रुक जाती है कि गेहूं नहीं है। और दूसरी चीज कि डाल डाल पर सोने की चिड़िया, मेरे देश की धरती सोना उगले, ये सारी चीजें वीट जनरेटेड हैं, गेहूं को प्रेजेंट करती हैं, वीट को प्रेजेंट करती हैं। और हमारा तो ट्रेडिशन, कल्चर वीट से जुड़ा हुआ है। और जिस धरती के ऊपर हम बैठे हुए हैं, बाकायदा बैसाखी, सर जी बैसाखी वीट को गिवन है। और उस बैसाखी जो कि पूरे विश्व के अंदर में फेमस है, वो वीट से है।
तो मैं इस पैनल की शुरुआत करता हूं, क्योंकि मुदित जी आप ही से शुरू करूंगा। आप एक फ्लोर मिल को रन कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज इंडस्ट्री के पास में आज की तारीख के अंदर में जो है वो ये है कि इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अब इंग्रेडिएंट्स भी क्या, अब यहां पर न्यूट्रिशन वैल्यूज को तवज्जो दी जाने लगी है। क्या आपके आटे के अंदर में न्यूट्रिशन वैल्यू है कि नहीं है, और कितने क्वांटम के अंदर में वो न्यूट्रिशंस मेरे को मिल रहे हैं, और अगर न्यूट्रिशंस उसके अंदर से मिस है तो इस इंडस्ट्री के लिए वो एक बिगर चैलेंज है। हेल्थ कॉन्शियस हो चुकी है पूरी दुनिया, और अगर हम थोड़ा सा और क्लोजली जाएं, यूरोपियन मार्केट्स की तरफ चले जाएं या अमेरिकन मार्केट्स की तरफ चले जाएं, वो तो हिंदुस्तान की बहुत सारी आइटम्स हैं। जापान के अंदर अगर आप चले जाएंगे तो आपकी इलायची नहीं लेता, इंडिया की इलायची वहां पे बैन है। वो इस वजह से बैन है क्योंकि पेस्टिसाइड का कंटेंट है। यूरोपियन मार्केट के अंदर आपका चावल बैन है क्योंकि वहां पर पेस्टिसाइड का एक इशू है। सिमिलरली व्हीट के अंदर में भी अब इस तरीके के मिथ्स और सारी चीजें आने लगी हैं। ठीक है, फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार ने उसके एक्सपोर्ट को बैन किया हुआ है, लेकिन बीइंग अ इंडस्ट्रियलिस्ट, क्या आपको लगता है कि यह भी एक इंडस्ट्री की जिम्मेदारी बनती है कि हम फार्मर्स के बीच के अंदर में जाकर के उसको बताएं कि आपको इस वैरायटी का ये व्हीट जनरेट करना है, ताकि हमारे पास जो प्रोडक्ट आए वो एक नीश प्रोडक्ट निकल करके आए और उसकी हम प्रॉपर एक इंडस्ट्री को डिलीवरी दे पाएं। तो सुरेश जी, जैसे कि आपने कहा, एक व्हीट एक अपने आप में बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो ग्लूटेन बनाते हैं, जिससे कि आज की कंजम्पशन का काफ़ी मेजर शेयर बेकरी की तरफ और इसकी तरफ बढ़ रहा है। तो जो अगर हम क्वालिटी की बात करें, जैसे कि कल से हम PAU के प्रोफेसर एंड डायरेक्टर सर बता रहे थे कि दे हैव डेवलप्ड सम न्यू वेराइटी लाइक W726 which RS1 is higher, तो जिससे कि डायबिटीज़ कंट्रोल हो रहा है और चीज़ों में फाइटोकेमिकल्स में इम्प्रूवमेंट हो रही है। दे हैव डेवलप्ड जिंक वेराइटीज़ एज वेल, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ हो रही है और बेटरमेंट हो रही है। और आटे में और मैदे में फोर्टिफिकेशन बहुत टाइम से चल रहा है। तो टेकिंग केयर ऑफ ऑल दी micronutrients in wheat flour as well as the major ingredients for the bakery and major industries in India. So इस तरह के काम को लेके इंडस्ट्री इस तरफ काफ़ी बढ़ रही है और अवेयर हो रही है कि उनको हेल्दी खाना है, लेस डायबिटिक खाना है। आपने कई ब्रांड सुने होंगे जो कहते हैं कि हमारा आटा कम डायबिटिक प्रोड्यूस, लो GI है। सो इस तरफ को लेके, आयरन को लेके, फॉलिक एसिड को लेके काफ़ी काम किया जा रहा है। आपने अभी फोर्टिफिकेशन की बात की कि फ्लोर मिल्स जो है फोर्टिफिकेशन के ऊपर पे काम कर रही हैं। तीन चीज़ें हैं, बायो फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन और आपका फंक्शनल फ्लोर। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? सर, जो बायो फोर्टिफिकेशन है वो अभी वीट को लेके मास स्टडी पे किया जा रहा है, इस कम्युनिटी के वाइज। इस किस कम्युनिटी में क्या डेफिशिएंसीज हैं, जिस कम्युनिटी को वो चीज़ दी जाए। आप इंडिया के कुछ एरियाज़ में लेंगे जहाँ पे आपको आयरन की डेफिशिएंसीज मिलेंगी, कुछ एरियाज़ को लेंगे जहाँ फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसीज मिलेंगी, कुछ एरिया में मैग्नीशियम की। सो द फ्लावर मिलर्स इन इंडिया आर कैटरिंग दोज बायोडाइवर्सिटीज अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट नीड्स। और गवर्नमेंट के खुद के स्ट्रक्चर प्लान्स भी चल रहे हैं जिसमें वो फोर्टिफिकेशन करवा रहे हैं। ओके, मिस्टर तनुज, प्रोडक्शन को लेकर के जैसा कि उन्होंने बताया कि ठीक है, रीजन वाइज बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस, सोयल, इन सारी चीज़ों की वजह से उसके बीच के अंदर में कंटेंट में बड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत जहाँ जहाँ पड़ती है उसको उसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है। फोर्टिफाइड राइस आजकल बड़ा ट्रेंड के अंदर में चल रहा है। सिमिलरली फोर्टिफाइड आपका ये हो व्हीट फ्लोर। फ्लोर इंडस्ट्री के अंदर में एक और चीज़ है आपका जेनेमेटिक। ये अभी ट्रेंड के अंदर में है, चाइना इसके ऊपर बड़ी रिसर्च कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर मैं US की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, कनाडा की बात करूं, तो वहां पर भी जो रिसर्च, यूरोपियन यूनियंस की मैं बात करूं, तो वहां पर भी जो रिसर्च चल रही है व्हीट को लेकर के पर्टिकुलरली, वो ये चल रही है कि किस तरीके से प्रोटीन रिच इसको किया जाए। एक वैल्यू एडिशंस फ्लोर के बीच के अंदर में हम कैसे कर सकते हैं। दो, अगर वैल्यू एडिशंस करते हैं तो क्या उसके बीच के अंदर में किसी तरीके का
आपको लगता है कि हमें अडल्ट्रेशन करनी पड़ेगी उसके लिए, या कोई आपके पास में ऐसा लगता है कि नहीं, इस तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो नेचुरली इसको किया जा सकता है? सो बिफोर आई स्टार्ट मैं एक प्रेजेंटेशन प्ले कर सकता हूँ, तो उसके ऊपर आई विल एक्सप्लेन, बिकॉज ये जो प्रेजेंटेशन में है बहुत सारे जो पॉइंट्स आपने बोले हैं वो उसमें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि दिस कॉन्वर्जेशन इज मूविंग टूवर्ड्स व्हाट आई एम एक्चुअली स्पीकिंग. लाइक यू सेड, दी wheat is a natural product, but हम genome या we're making hybrid varieties, like we spoke on the first day with what we heard, that specific to certain trades. So Okay, you can please, yeah, you can I can please. play that. Okay. Good afternoon, everyone. So PD Navkar, as you see, we are ingredient partners. So you can tell that we do supply ingredients, whether they are fortificants or additives or enzymes, to improve the quality of the wheat, whether it is nutritional quality or the functional quality. I'll just show a short presentation and video to all the people that are new to our company. Though the industry is old and we've been part of the industry, some of them might be unaware of what we do. And we will cover some of the few innovations that we worked on recently, which help improve the utilization of wheat. And overall, it is basically efficient utilization of the resources that we have. I'll elaborate more once the presentation goes through. Today, we live in a world where the quality of food we consume determines the quality of life we live. Food nourishes, it grows, heals, and sustains. Food is the ingredient that binds us together. At PD Navkar, we believe in food that goes beyond basic sustenance. We believe that food can help us thrive. Our philosophy revolves around innovating ingredient solutions for leading global brands in food, beverage, nutrition, and pharma products. Our journey began in 1989 as a trader of fine chemicals. From being a homegrown trading firm to a global leader and master blender with satisfied clients in 55 plus countries, we have come a long way. Today, we manufacture a wide range of food additives, flour and bakery improvers, enzyme formulations, APIs, excipients, micronutrients, and sports nutrition products. As a global market leader in the flour standardization and enrichment products, PD Navkar has supplied over 11.5 million metric tons of products to 34 countries in 5 continents in the last 18 months. We hold all the major quality certifications including ISO 9001, ISO 14000, FSSC 22000, GMP, Halal, and Kosher, and are one of the few companies approved by GAIN for micronutrient powder and liquid premixes. Our accomplishments lie in the several hundred successful nutrition projects with GAIN, WFP, NI, Tata Trusts, and various governments in several countries and states. PD Navkar offers end-to-end ingredient solutions for all kinds of food products, beginning from product conceptualization, sourcing, process optimization, formulation, testing, stability, and manufacturing to packaging. We create products that bring ideas to fruition and fulfill our clients' requirements. With a production capacity of 140,000 metric tons per year and 6 independent production lines, PD Navkar stands as one of the largest blending plants globally. Our technologically advanced machinery are complemented by a fully equipped in-house lab
that offers superior analytic testing capabilities. PD Navkar's facilities are on par with quality standards across the world. PD Navkar's products have been quality tested and successfully audited by 150 plus leading MNCs and leaders of the food and pharma industry. We are dependable and we understand and deliver optimal solutions that best addresses your needs. With a commitment to quality and service, PD Navkar is a one-stop solution for all your ingredient needs. So that's just a brief introduction of what we do as a company. एक presentation है जहाँ पे आपको और clarify होगा कि what are the products we are working on. There are a few things I want to highlight when it comes to utilization of the resources that we have. And over here, the resource we speak about is wheat and wheat flour, right? A lot of it is, the purchasing decisions that we make are because of multiple reasons, and one of it is natural factors, economic factors, and political factors that drive our purchasing decisions. So when it comes to raw material, that is the wheat, whether it is genome engineered or any trade specific varieties, eventually one is you're working on the natural way to derive a product which finally gives you a better output, and the other way is that we add additives which used to be considered not natural, but I will explain to you how enzymes and micronutrients are helping improve these products apart from just natural ways. So some of it is repeated from the presentation. We are a 35-year-old company, 36 years running in business. So some of the major products that we supply to, or the companies our products are available in the entire food chain. So all the way from flour milling to the end processed food, that is the bakery product or product like noodles or biscuits. We supply ingredients to the entire food chain. So जो flour mill आप mill करते हो, हमारा प्रोडक्ट उसमें भी जाता है, और हमारे जो प्रोडक्ट्स है एंड प्रोडक्ट जैसे कि नूडल्स और बिस्किट है उसमें भी जाता है. तो हम जो क्वालिटी आप अचीव करना चाहते हो, हम अंडरस्टैंड करते हैं उसको. These are again some of the industries that we supply to. So we're in touch with the industry on multiple levels, and like when we speak about food industry, wheat flour is the largest eaten cereal. So obviously it accounts for the largest portion of the industry, where wheat flour and the products derived from wheat flour are the highest. So the solutions that I'm going to speak about, a few of them in further in the slide. I will just explain how we improve the quality of wheat, where we're able to utilize the flour or the extraction in a much better way. These are a few glimpses of, like you already saw, some of our testing facility. This wasn't part of the presentation, but we've recently expanded our rheology laboratory, where we've added state-of-the-art equipment such as the farinograph, extensograph, amylograph, and the falling number apparatus. This is mainly to improve the quality of our customers' products, as well as show proven results and reducing the quantities or optimizing the quantity or dosages of additives added to get the best results. So with lesser additives, achieving higher results or better utilization of the flour. Benzyl peroxide is another strong product that we supply, which we again prove with the spectrophotometer, the improvement in the oxidization of the carotenoid pigments. So clean label, like we mentioned, we're moving towards natural or close to natural solutions. Enzymes are considered clean label, and I would say this part of the presentation I had spoken even probably 5 years ago, but what I can see in 5 years to today, that what was spoken that the industry should move towards it, I can see that today enzymes and micronutrient premixes that we are speaking of are actually becoming part of the actual solution, and they're actually giving much better results. I'll show that in a couple of slides from here.
I won't make it very technical. I understand that this is a post-lunch session, and technical things can be very heavy, so I won't make it heavier. But enzymes are basically simple. I'll simply break it down. I'm not very technical, and I won't make it too technical. But each enzyme does a particular job. So there are starch-modifying enzymes. Then there are fiber or cellulose-modifying enzymes. That is the hemicellulose and the xylanase. We also have gluten strengthening enzymes such as the glucose oxidase and lipoxygenase. And we also have emulsifying enzymes. So each of these enzymes, they work individually on different substrates. And we give single enzyme solutions as well as combination of enzymes which have a synergetic effect. So one of the products, this is one of the key products that I wanted to focus on. Like we've been hearing throughout the day or yesterday as well, that a bran or the wheat fiber that is being produced as a byproduct in the industry is difficult to sell now because of certain other alternatives available in the market. A small thing what we have done from our end, and we see that the industry is moving towards also, is that whole wheat bread is, or whole wheat flour is, gaining more importance today. And the understanding that, retaining the fiber is beneficial on two ways. One is obviously an economic factor that, you're unable to sell this bran or fiber outside for a better price. And the second is health reasons and market requirements where customers are actually asking for a healthier product. So we did some trials and we've made some specific improvers which work on the improvement of whole wheat bread. So this particular trial, I very clearly remember when we did this trial at our facility that you see on the right side that it's the flour that we've used here is direct chakki atta. There is no refined flour or there is no maida in this bread. And the improver that we've used has a major component of xylanase and hemicellulase, which breaks down the fiber and allows us to achieve a good quality bread from whole wheat atta. And I remember tasting this bread and it tasted really nice. So Joe, if you actually made a bread out of chakki atta, it would turn out like a brick, as you see in the first picture. And as we increase the dosage of this high enzyme improver, which is called PDzyme WW, WW actually stands for whole wheat bread. So we just named it WWB. And the final product was actually very astonishing, that we could achieve a good volume, good texture bread, which was acceptable to a lot of people. Even the mouthfeel of the product was great. Similarly, we have a product called the Bakery Special Series, which... तनुज जी, तनुज इसको आगे continuation में, हाँ. I'll speed it up. Okay. Okay. So we have a bunch of products. I won't bore you guys. PDzyme, we have another product called Noodle Improver. It helps us improve the noodle quality and the pasta quality. Again, it comes down to utilizing the resources that we have in a better way. Where if you have soft wheat in the market, you are able to from your soft wheat produce a better quality pasta or a noodle, by which you can do away with, or you don't get durum wheat. So this is some slides which I can probably share later on for anybody who's interested. इसको आगे continuation में ले, इसको आगे continuation में ले. Okay, yeah. Rest of the, please. Sorry for eating anybody. Thank you. Presenters as Please. well. My next question actually I'll लेकर just के. run one slide because we were talking about Please, fortification. please. So micronutrient premix fortification, again from the last 5 years to today, we can see that a lot of the market is actually started fortifying chakki atta. So fortification has gotten realized. We used to speak about it in presentations, but abhi it is actually happening on the ground level. Okay. Please have a seat. Mr. Karthik, precision is the new innovation, basically performance. Yeah. तो यहाँ पे जो पूरा ओवरऑल डिस्कशन अपन देख रहे हैं, जैसा अभी मिस्टर तनुज ने भी बताया
कि आप फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, आप न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को इंक्रीज कर रहे हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ की भी बात हुई, न्यू वैरायटीज़ भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं। हालांकि टेक्निकल अगर जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आए हुए थे, तो उन्होंने एक चीज़ कही कि हमने बहुत सारी वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस किया है मार्केट के अंदर में, जो प्रोडक्शन डिक्रीज नहीं करेगा, आपकी हेल्थ एफिशिएंसीज को इंक्रीज करेगा। जैसे PWB1 जिंक की मैं बात सुन रहा था। लेकिन टेक्नोलॉजिकली अगर अपन देखें तो वीट के DNA के अंदर में 16 मिलियन आपके पास में मॉलिक्यूल्स हैं और ह्यूमन DNA से वो 5 टाइम्स ज्यादा हैं। अब इसके ऊपर पे स्टडी एक, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेडिशनल जो आपके पास में वीट ग्रो होकर के आ रहा था उसमें और आज के वीट के अंदर में आपको क्या डिफरेंसेस नजर आते हैं, और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लोर मिल के पास में चैलेंज सबसे बड़ा क्या है? You're very right, sir, in the sense that varieties of wheat that we're getting differ from region to region and within a particular state even. There is a lot of varietal difference. So the challenge that we as a flour milling industry face is in India we don't have grading of wheat. Whether FCI buys it or we even want to buy it from, let's say, the mandis or the traders, there is no formalized grading of wheat. So one policy support and policy intervention that I think the government should definitely make is start grading varieties of wheat so that the farmer also will get a price for that. Because if today it is graded as, let's say, a Sharbati or a Lokwan, and it is promised to give that kind of performance, then the farmer will get a better price. Today the challenge is that That is already there. Not If you really. have a Sharbati, then price is different. If you have a milk quality, then the price is different. But it is not graded. There is no formal grading system. What I mean by that is, let's say in Australia, there is something called an APW, an ASW, and AH1, AH2, right? So today we don't trade based on a grade. We trade based on the fact that, okay, I know that particular supplier, That in variety particular, is- he will give that. It is based on trust. There is no way for us to establish that that is in fact Sharbati. Especially Sharbati, there is a lot of wheat that passes off as Sharbati, Okay. but it is not Sharbati. Okay. So we have to go to There great is no lengths. any mechanism which identified the basically variety. What So variety there this? is a test called electrophoresis. You can establish the variety, but that infrastructure to do that testing is not spread across India. Okay. Whether at the origin, ideally it should be tested at the origin, and then there should be a way for us to buy it. Because what I'm talking is maybe doesn't look feasible today, but with effort I think it is possible. To give you an example, even FCI, when they buy wheat, they are not buying it based on grades. No, a simple request that we made is that please buy durum wheat separately and please buy non-durum wheat separately. FCI is not set up to do that today, because when you buy FCI wheat today, you run a high risk of getting durum wheat instead of non-durum wheat. When our requirement is non-durum, Okay. we get durum. So the grading of wheat, even FCI doesn't do. So the first step would be to get them to do it, and then to percolate that infrastructure throughout the trading system, so that we as millers are confident of buying a particular variety when we actually are trading that variety. Today it runs on trust, and today it runs on a few suppliers and our knowledge of that supply base and that location. So you that are is a talking change about the traceability must be there, right? not traceability eventually, but even the infrastructure to test for those varieties are not there today. So for example, I mean, a large company like ITC, I think the trade here knows that they have certain machines at their chopals that can, basically give you gluten, sedimentation value, and a whole bunch of other parameters. So that kind of infrastructure, at a minimum, should be made available at every mandi also, so that when somebody goes and buys, they're buying, they know what they're buying. Today we don't know what we're buying, other than the fact that it's through experience and an experienced hand buying To for give me. the example of ITC, तो जो ITC कर रहा है वो आप क्यों नहीं करते? I mean,
resources now, sir. I mean, ITC has whatever they buy, they do the testing at their warehouse in their Chopal center. You know, let's say a regional flour miller who doesn't have the, you know, resources to set up that everywhere. It's difficult. And even ITC, I think they will also accept not all their wheat and not all their warehouses are equipped with the same. For the purpose, I mean, for the reason of resources. देखिए आपने WPPS बनाया है, गोयल साहब यहाँ पर हैं, तो सर ये मेरे को लगता है एक बेटर सजेशन है और एसोसिएशन को इसके बीच में एक इनिशिएट No, I think करने की one step that WPPS is taking and much needed is to come out with the wheat monograph. Okay. And I think Ajay ji will agree with me if I can make the appeal on behalf of everybody that people should support WPPS to bring that out, because that actually will tell you, you know, what particular variety, what are its characteristics, at least establishing that piece. We don't have that also. या पूजा, मैंने जैसे प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही कहा कि इनोवेशन इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स फॉर फ्लावर मिल्स, राइट? इनोवेशन। अब फ्लावर मिल्स आप चूंकि इंग्रेडिएंट साइड पर हैं, अब इंग्रेडिएंट्स के अंदर में बायो फोर्टिफिकेशन ये सब हम चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आयरन की भी कमी उसमें नहीं होनी चाहिए, जिंक की भी उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, आपकी इम्यूनिटी जो एंड यूज़र है उसके पास में इम्यूनिटी उसकी इम्प्रूव होनी चाहिए। ग्लूटन को लेकर के एक बड़ा मिथ मार्केट के अंदर में ट्रेंड कर रहा है, राइट? बहुत सारे, कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, एक क्वेश्चन आया कि जी सबसे ज़्यादा कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो पंजाब के अंदर में हैं, पंजाब से कैंसर की ट्रेन चलती है, राइट? तो कहाँ पे आपको लैक दिखता है, एक उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, और हेल्थ, चूँकि आज वर्ल्ड जो है पूरा हेल्थ कॉन्शियस हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने भी ये बोल दिया है कि हमारे फूड की जो क्वालिटी है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज़, अब ओबेसिटी को भी कम करना है और न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को उसके अंदर में इंक्रीज करना है। क्या चीज़ आपको लगता है कि क्या होना चाहिए, कहाँ पे फ्लोर मिल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? I think that the flour mills are doing a good job, given that wheat is the one grain that is eaten by most individuals in India. It's a staple for all of us. And with regards to the government, they are already pushing for fortification, for whole wheat, that's atta, that's what we consume. We don't actually consume maida on a daily basis. And there are organizations like Millers for Nutrition, Fortify Health. We're partners with Millers for Nutrition globally, and they're doing a very good job with educating the flour mills, educating the public, making sure that the atta is fortified, and even absorbing some of the costs that the mills are not able to get from the customers. तो फोर्टिफिकेशन के बीच में एआई को इंट्रोड्यूस किया जाए, वही आपकी चीज़ों को आसान करेगा, फ्लोर मिल्स की जो दिखते हैं उसको ठीक करेगा, ऑटोमेशन मोड और एआई। So AI is means I don't know how AI can play a major role in this, but one thing that I do understand is that our government has already given us what are the deficiencies that the Indian population has, and all the fortification is being done on that basis. For example, the fortification that you would do in India is separate from the fortification that you would do in Africa or any other country, given that our staple foods are different, how we're built is also different. Like you said that there's a lot of myth around gluten. See, Indians are not gluten intolerant, to be very serious. And allergies and all these things are not there in Asia in general. It's more for the Western world. And because we're trying to copy the Western world, we look at, Europe and America. They have genetically modified crops, which increases their allergies. And as India, we do not allow GMO. All our crops are non-GMO. So that automatically reduces our chances of getting allergies. If you test the Indian population, you won't find like even say 5% people gluten intolerant or lactose intolerant for that matter. These are just buzzwords, fancy words that a marketing team somewhere in America is sitting and pushing forward that,
gluten free is better. नहीं, or- अगर अमेरिका के अंदर में कोई बैठा हुआ आपकी इंडस्ट्री को हिट कर रहा है, Correct. तो इजंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एसोसिएशन और द ट्रेड पर्सन्स कि वो जॉइंटली कम टुगेदर इन फ्रंट और वो उससे बड़ा एक कैंपेन को खड़ा करें, उन जो मिथ वो फैला रहे हैं आप उसकी प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस कीजिए। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देना चाहूँगा, लाइक आपने अमेरिका का ही नाम लिया, आज की तारीख के अंदर में बुमराह दैट क्रिकेट प्लेयर, वो आपका पिस्ताशो, अमेरिकन पिस्ताशो को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, तो आप अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को इंडिया के अंदर ही क्यों प्रमोट करने में पीछे हो रहे हैं? See, I think WPPS is doing a good job with talking about what is actually happening at ground reality and in India. You cannot see, for example, there is another organization called IOAM, which is a global one, which is for millers. But that is not been able to do a good job in India is because they don't have much understanding of the Indian market. We're an agricultural economy, correct? We are GDP 70% reliant on agriculture. And what the others don't understand, they talk about Canadian wheat, Australian wheat, which is not existent in India. And we need to talk more about what is there in India as opposed to trying to understand what is happening in other countries and how it can be implemented here. What is required is for us to understand our own wheat, and I think the millers in India do a fabulous job of making sure that we get a consistent wheat flour with all of the different varieties of wheat that they already get without being classified or यस extreme tests being done. यस डेफिनेटली। मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है, मैं बारी बारी से उसका आंसर लूँगा सभी से, और जो पैनल में नहीं है सामने है सुन रहे हैं वो भी आंसर कर सकते हैं और उनकी भी से आनी चाहिए। सी, मैंने एक चीज़ को जो नोटिस किया, सिर्फ वीट के अंदर में नहीं, सभी अदर फूड प्रोडक्ट्स के अंदर में, क्या आपको लगता है कि जैसे बैसाखी त्यौहार है सिर्फ पंजाब तक सेंट्रिक है, राइट? पंजाब और थोड़ा बहुत हरियाणा को टच कर लेता है, बाकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर में आप चले जाइए तो बैसाखी नहीं मनाई जाती, हालांकि बैसाखी वीट से सीधा सीधा कोरिलेट करती है। क्या आपको ऐसा लगता है मुदित जी कि जिस तरीके से बैसाखी है, जिस तरीके से देश के अंदर में योगा डे मनता है, जिस तरीके से देश के अंदर में वर्ड पोटैटो मनाया जाता है, तो क्या ऐसा एक सप्ताह या 3 दिन या 2 दिन या 1 दिन वीट के नाम ऑल इंडिया के अंदर में कैंपेन रन नहीं होना चाहिए कि ये हमारे देश का वीट है, इसकी ये वैरायटीज़ हैं, इसकी ये जियोग्राफिकल आपके पास में प्रॉपर्टीज़ हैं और इसको खाने से आपके हेल्थ के ऊपर पे ये बेनिफिट्स आएंगे? क्या उन बेनिफिट्स को हाईलाइट नहीं करना चाहिए? बनस्पत हम प्रोडक्टिविटी तो चलो इंक्रीज होगी, किसान को पैसा मिलेगा, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन बीइंग अ इंडस्ट्रियलिस्ट मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट देखे हैं, जैसे कैलिफोर्निया आलमंड्स की मैं बात कर लूँ या पिस्ताशियो की मैं बात करूँ, उन्होंने इंडिया का मार्केट खा लिया, उनको दिखा कि यहाँ पे एक बड़ी पॉपुलेशन है, चलो इंडिया के अंदर में इसको कंज्यूम किया जा सकता है, और उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर उठाया और इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर उठाया, उसको पॉपुलराइज कर दिया। तो क्या इंडिया के अंदर ही इंडिया के वीट के मिथ को, जो भ्रम फैल रहा है, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए? सुरेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी तो इंडिया के कुछ हिस्से इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि वीट के अंदर प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक से ज़्यादा अभी हमें ये सोच रहे हैं कि उनको एजुकेट करें। तो राज कपूर जी और अजय गोयल जी इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब वेयर डूइंग सेमिनार्स ट्वाइस अ ईयर, एंड आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें 1-2 दिन का रोड शोज़ एंड ड्राइव्स ज़रूर करनी चाहिए कि वीट के बारे में अवेयरनेस हो, बिकॉज वीट इज़ द मोस्ट consumed staple in India. So, as you rightly said, it should be done. So I think wheat, the way we speak about wheat, I don't think wheat products or wheat को कोई threat है। ये जो anti wheat या non gluten, Being a food security कोई threat नहीं है। Yeah. Being a food security there is no threat। आपको
चाहे जितना मर्जी गाली दीजिए, खानी रोटी ही पड़ेगी, सही है, आटा खाना ही पड़ेगा। सही है, वो किसी से छूटने वाला नहीं है। वो किसी से छूटने वाला। लेकिन देयर आर सो मेनी अदर वेज। फाइन, जब आप प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं कि प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहिए, उसके साथ साथ में क्वालिटी और उसकी परफॉर्मेंस की भी बात होनी चाहिए। So yeah, it's a collective effort, and what WPP is doing, rightly said, is that from the last few years we've been seeing the promotion of wheat that has been happening because of wheat on wheat products, and it's a collective effort from, say, the traders, the grain traders, farmers, as well as the millers and the ingredient and the other solution providers. So I think, like I mentioned even in the presentation, that what I used to speak 5 years ago, that we moved towards natural solutions or better improvement in terms of the enhancing the natural qualities of wheat, or bringing out, say, like if you're talking about addition of bran. Whole wheat products are getting more importance. People are understanding कि ये जो gluten intolerance जो होता है, it is not just कि it is because of, one is genetic factors obviously, but apart from genetic factors, it's also that you are removing the important part, which is the bran from the wheat, which we know as an industry it is a necessity, but at the same time it is also coming back. A lot of, if you see the number of chakki mills that people are adding, apart from the normal mill that they have, they're adding a separate line for chakki mill. So uska chakki आटे का जो demand है वो बढ़ रहा है. तो सप्ताह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? गेहूं सप्ताह? सप्ताह तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन डे हो सकता है, डे हो सकता है. कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ठीक है? तो इसके ऊपर पे आपका क्या टेक है? क्योंकि जैसा आप अन्न ले रहे हो, कंज्यूम करोगे नेचुरली, क्योंकि जैसा उस धरती ने दिया है, हमारी भी तो 5 तत्वों से बनी है ना बॉडी, वैसे ही सोयल भी उसका एक हिस्सा है. क्या वीट का सप्ताह होना चाहिए, दिन होना चाहिए, इस पे आपका टेक? सर बिल्कुल. I mean, we should definitely have a India Wheat Day. I think it will be a good way to definitely promote Indian wheat. And आज भी मतलब एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट प्रोडक्ट बैन होने के बावजूद मतलब इतना डिमांड है हमारा डायस्पोरा से कि वो शरबती का आटा खाना चाहते हैं, लोकवान का आटा खाना चाहते हैं, क्योंकि पर वो किसी पॉलिसी के हिसाब से वो नहीं हो रहा. तो डेफिनेट इंडिया का वीट का वैरायटी शोकेस करने का बहुत बहुत ज़रूरत है, एंड वी शुड डेफिनेटली डू इट. पूजा, You know, I think you're not aware, but our company has dedicated a day for, it's called World Flour Day. It's on the 20th of March every year. that is World Flour Day. Specifically wheat flour. Okay, wheat flour. Because we have taken And this that day, day is 20th March. 20th of March. Yes, it Okay. unfortunately started when the first day was when COVID started, so we didn't get enough time to, talk about it at Okay. all. But the fact is that every year we talk about how significant wheat flour is, how it nourishes the majority of the population on this earth, and how it impacts. Like this year, our cause was to donate wheat flour to wheat-struck countries. राइट. मुदित, आपको क्या लगता है कि फार्मर को कौन सा ऐसा गेहूं लगाना चाहिए जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, वैरायटी अच्छी दे और उस पे उसको प्रीमियम भी मिल जाए? क्या इंडस्ट्री प्रीमियम देने के लिए उस पे रेडी है? सर, फार्मर को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी है कि उसकी ईल्ड और कमाई ज़्यादा है. उसको देखते तहत अगर इंडस्ट्री का सोचा जाए तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा, तो इंडस्ट्री खुश होगा. अगर ईल्ड कम होगी तो प्रोटीन एंड ग्लूटेन लेवल्स विल राइज. सो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर इंडस्ट्री. इंडिया, इफ आई टॉक अबाउट इंडियन वीट, वी deficit in protein level and gluten levels in Indian wheat in compared to Canadian and Australian wheat. So if I talk about synergies of farmer and industry, so they have to think twice about the yield factor so that nitrogen can get into the grain and we can get gluten part. कोई पर्टिकुलर व्हीट वैरायटी भी इसके बीच में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए जी. क्या वैरायटी? उसके जीनोम में जो उसका yield और नाइट्रोजन स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन हायर इन दैट व्हीट वैरायटी. आपके हिसाब से क्या होना चाहिए?
So as an ingredient provider, I'd say हम flour standardization solutions देते हैं. तो अगर customers या हमारे जो miller customers हैं, वो बोलते हैं कि उनको low protein या low quality का wheat आ रहा है, हम उसको fix कर सकते हैं. तो we are flexible, we can work with any type of wheat. However, the need of the market is high protein wheat or high, gluten quality or high gluten index वाला wheat. लेकिन वो हमेशा मिलता नहीं है because of whatever reason, either political factor. की बात की, क्या इज इट पॉसिबल वीट का जो डीएनए है, अगर किसी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी उसकी वजह से कम हो रही है उस डीएनए के अंदर, या उसके प्रोटीन कंटेंट्स उसके अंदर में रिड्यूस हो रहे हैं, तो मेज से मिलेट से उसका वो डीएनए लेकर के उसके साथ में क्रॉस ब्रीडिंग की जाए और क्रॉस ब्रीडिंग करके उस जो डेफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कर दिया जाए. Is it possible? So I think wheat, I'm not an expert in genome or genetic modification of the wheat. लेकिन मुझे एक पता है कि जो wheat as a crop और grain है, already उसमें बहुत सारे सालों का research लग गया है. Starting from all the major universities, like in the beginning we had Punjab University, or we have even places like Kansas and places like Switzerland, जहाँ पे wheat जो है उसको सबसे they have modified it to a level कि it is So the quality of wheat जो the farmers are growing, it has been optimized. Now it is all about selecting what type of variety they are growing and get the output from it. But again, when we speak about it, there are multiple factors such as the natural, environmental factors, political factors which start and stop the import of other varieties of wheat, and as well as economic factors when it comes to the costing of buying certain types of wheat. So we work to standardize these things and help the customer or the final supply chain to achieve a standardized product. Okay. We have Mr. Gyanlyugi from Italy. He is the co-founder Gustora Foods Private Limited India. Is he connected with us? He is online? He is not visible. But we are not. Yes, you and me. Oh, okay. Welcome, Mr. Ginioli. We are pleasure to having you in this conversation and this dais. Sir, can you hear me? Mr. Gyanlugi, can you hear me? Yeah, Mr. Gyanlugi, can you hear me? I think so. He's not responding. He's not getting my voice. Yes, you and me, sorry. Yeah, can you hear me, sir? No, I am not. Okay, please connect. We'll come again. मिस्टर मेहता, क्या लगता है, हालांकि पास्ता वाले तो जुड़ ही रहे हैं, आपका जो ट्रेंड है, ईटिंग ट्रेंड, वो चेंज हो रहा है, ठीक है, चपाती की जगह, ठीक है, हम पास्ता की तरफ जा रहे हैं, ब्रेड्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन डिमांड तो बढ़ ही रही है ना, आपकी व्हीट की डिमांड बढ़ रही है. चैलेंज कहाँ है? चैलेंज नहीं समझ में आ रहा कि एक्चुअल चैलेंज है कहाँ पे फ्लोर मिल को. क्या न्यूट्रिशन वैल्यूज की तरफ फोकस करना है, वो एक चैलेंज है?
क्वालिटी Yes, yes, एक चैलेंज I है, am here. ठीक है, डिमांड और सप्लाई के चैलेंज है. Yeah, why? I also, the microphone is open for me. Mr. Gyanlogi, can you hear me? No, sir. Bad luck, sir. Yes, sir. Definitely, sir. Amita ji. Challenges for flour mill or matlab you're asking about challenges Yes. for flour mills. Sir, I think I mean that's a large question. हम जो यहाँ पे इकट्ठा हुए इनोवेशन के लिए इकट्ठा हुए, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी इनोवेशन होनी चाहिए आटा के अंदर में? भाई आज भी हम ये देखते हैं कि फ्लोर मिल्स, अब पैक्ड आटा आ रहा है, उसका एक मार्केट साइज Me है, now. बट आज भी एक बहुत बड़ा मार्केट साइज है जो अनऑर्गेनाइज्ड, Just to change. ठीक है. अनऑर्गेनाइज्ड वर्सेस ऑर्गेनाइज के बीच में क्या चैलेंज है, ठीक है, आपको क्या लगता है उसको किस तरीके से कैटर किया जा सकता है? Sir, as far as unorganized and organized, matlab that's a branding game. And Now you heard me? Yeah, but sorry, but Yes, sir, I need can to hear you. change. Gyanlogi, can you hear me? He's not getting my voice. Yes. You heard me now? Thank you to joining us, sir. Yeah, I can start. We're pleasure to having you, sir, in this conversation, and WPPS welcomes you, sir. Yeah. Sir, what the challenges and what type of innovation you are looking in the FMCG sector, for particularly for wheat flour? Please tell me if I can start. Yes, good afternoon, everybody. I'm sorry that I can change the now I am Gianluigi Peduzzi, is the president of Rusticella d'Abruzzo, that is since 1924, and also I am the director of and the shareholder of Gustura Food, that is a joint venture that we did in Jaipur in 2013. We are one of the good player in Italy to produce the good pasta, and my speech is almost to speak about the quality of the raw material, the ingredients to do the good pasta. In Italy, the expression is most important is al dente. Al dente means tus. Tus means when pasta is a little strong and with tenacity. But what is the best way to produce the good pasta? First is the ingredient. Pasta is made only one ingredient, that is durum with semolina. The law in Italy requests that to put the name pasta, you mean or you must to use 100% durum with semolina. When we started the production in India in 2013, the quality of semolina is very low quality, and the particular of protein and gluten was very weak. Now, India, for the next 10, 15 years, will be one of the biggest producer
consumer of pasta in the world because pasta is the vegan product, is easy to cook, and also pasta is a cheap product, not now, but will be a cheap product in the market. This is the reason that if we want to increase the quality of the product in the next 5 years, we need to increase the quality of semolina. Gyanlugi, Now, sorry to for interrupt you. example, the percentage of the protein that is one fifth element to do good pasta, in average in India, is around 10-11%, compared to Canada and Australia, America included, that the protein content percentage is around 40%. Yeah, sorry to interrupt you, Mr. Gyanlugi. That we need in India to work quality of the wheat because we have the potential, we have sun, we have soil, but we need the best practice to produce the durum wheat. For three elements are important for the good durum wheat for pasta. The first one is high protein content. Minimum we need to achieve between 13 and 14. The second is the strong gluten quality, because the percentage of the protein is not enough. Is a percentage, but we need also the strongness of the gluten. Strongness means that the tenacity and the elasticity of the product of the pasta will be better. And the third is the good yellow pigment concentration. These three elements, that is high protein, strong gluten, and good yellow pigment. They are the three elements that we need to achieve in the next years to obtain the good durum wheat semolina. The small history that the last week one customer asked to Gustora, to the company that we have in India, why the product not similar to imported pasta from Italy. The question is very easy, the answer easy too, but because the big difference between pasta from Italy and pasta from India is the difference of the material. We have a semolina with high content of protein. In India, we have a semolina that is less content of quality. They are the big difference because at the similar machine that use that most Italian, the result of the product is not the same. Now we are at the beginning of the history of pasta in India because 15 years ago, when I went for the first time to visit India, the pasta was a very, very small food that was almost in the wedding, but is not common like now. Now we have many years and many develop for the next 10 years to achieve as one of the big producer of pasta in the world. But to go in the market, to go in export, to go and to sell the product abroad of India, we need to increase the quality of pasta and of the quality of the durum wheat semolina. To create the chain important and chain formed by farmers, by grain handler that is important to the stock of the grain, the miller that needs a diagram, and one is the pasta factory. The four people in the supply chain, that farmers, grain handler, miller,
and pasta factory needs to work together to achieve the high quality of the product. Is of course that also the seed producers, the company is important to create or to bring the best seed that is able in the particular area in India because the climate is different from the Italy, is the climate is different from America, and you cannot use the same seed that used in America and for India. We need that the seed producer select the best seed for soil and climate. The farmers is important to receive the guidance to produce quality. Farmers needs to put nitrogen in the soil. The farmers needs to invite to rotation. 1 year is wheat, 1 year is can be legumes because you cannot use grain and wheat every year. The rotation is important. Also, we need to pay the quality to the farmers. We cannot to pay the grain and the wheat the same amount for all varieties. We need to create the premium for the farmers that works and they obtain the quality compared to the farmers that not obtain the quality. This is important. But the number one is if you put you feed good the soil by nitrogen is a big and first important elements to achieve the quality. At the end, we can resume. We can speak for three important parts program. The first one is with the seed producer, the best seed. The second, the farmers that give guidance, the best practice for to produce durum wheat. And the third is miller, that the miller create a good diagram to obtain the quality semolina. Thank you. Thank you, Mr. Gyanlyugi. Thank you very much for these inputs. Thank you very, very much. So, shall we start? And the last question, मैंने आपसे जो किया पूछा उसका अगर आप Sir, the biggest challenge actually for flour mills, I mean, आप आटा के बारे में पूछ रहे थे, वो आटा branded, unbranded का different game है. हम actually as flour millers we focus on the wholesale or B2B segment. You know, जितने भी एक चीज समझ में हमें समझनी पड़ेगी. अब कोई भी इसके ऊपर पे अपना रिएक्शन दे सकता है जो ये क्वेश्चन है. बेसिकली प्रधानमंत्री जी ने कहा कि न्यूट्रिशन वैल्यूज एनरिच करनी है फ्लोर के बीच में, ठीक है. अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ठीक है, आज भी गांवों के अंदर में चक्कियाँ लगी हुई हैं, मैनुअल चक्की है. टीयर 2 सिटीज में चले जाइए, मैनुअल चक्कीज लगी हुई हैं. वहाँ फोर्टिफिकेशन कैसे होगी? वहाँ तो वही गेहूं चल रहा है ना. बायो फोर्टिफिकेशन करने से वो होगा सर. मतलब वो बायो फोर्टिफिकेशन इज द बेसिकली रूट. Yeah, if you're talking about fortification in the unorganized, that's why I think the best way to do it would be at the wheat level itself. गेहूं की क्वालिटी को improve करना पड़ेगा, वही innovation लानी पड़ेगी. And other biggest requirement I would say is that while protein is one, the other thing I would like to add is the resistant starch innovation that one of the prior speakers spoke about, is to reduce the glycemic index of wheat. Because there is, you know, if you take maida, it has a glycemic index of about 73 or so. Which definitely, you know, is not the healthiest thing. But at the end of the day, you know, if you can find an innovation which will reduce the glycemic index, then it would be one of the most breakthrough innovations, because then you're having a very affordable source of nutrition or energy, which doesn't, you know, affect the glucose levels in the body. So that is, I think, something, research that's ongoing. Some people in Germany have in wheat itself, so you can reduce the glycemic index of wheat by reducing this, by basically modifying the structure of starch.
So that is ongoing research. I think some institutions abroad have been able to achieve it. I think that is another thing that if you look at it from a national priority standpoint, certainly that's something that would be beneficial for the nation. पूजा, अभी पास्ता की बात हो रही थी। पास्ता लगातार मार्केट साइज जो है इसका इंक्रीज हो रहा है, राइट? और एक ट्रेंड में भी आ गया है और मुझे लगता है कि हर हाउस होल्ड के बीच के अंदर आजकल पास्ता पहुंचता है। और पास्ता के को लेकर के भी एक मिथ है, हालांकि दैट इज़ अ फूड इनोवेशन और इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे थे। तो क्या इंग्रेडिएंट्स पास्ता के अंदर भी होने चाहिए, एनरिच क्या होना चाहिए ताकि न्यूट्रिशन वैल्यूज़ इनटेक हों और फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी कोई दिक्कत ना आए? I think there is a lot of nutrients that they add in the pasta because in other countries kids एक also एक एक started मिथ और भी है कि मैदे से बना हुआ है, ये आटे से नहीं है। बस लास्ट क्वेश्चन सर। Yeah, so I think there's a lot of misconception as to what comes from wheat. People will also not know that rava comes from wheat. They think it's something else altogether. So I think there is a basic lack of understanding. I think we need to educate the normal public at a school level even, that you know whatever you're eating, lot of it is coming from this grain, or like they don't know what is rice flour, they wouldn't know jowar, bajra, lot of these other millets and grains that we do consume. People are quite unaware of it. So I think if it's included in our education system, just like our history is, it would help people, you know, grow up with the understanding that we're eating, you know, this is wheat and this is rice and this is millets. लेकिन आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है और गूगल बाबा है। Yeah, तो but उसकी वजह से बहुत सारे मिथ्स I know. बाजार के अंदर में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू मुदित जी, थैंक यू तनुज जी, थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू पूजा। मुझे लगता है आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप ले सकते हो, बट ओवरऑल एक चीज इसके अंदर में निकल करके आती है, वो है हर लेवल के ऊपर पे एजुकेशन, चाहे वो फार्मर एंड के ऊपर पे हो, कंज्यूमर एंड के ऊपर पे हो, या फिर फ्लोर एंड के ऊपर पे हो। थैंक्स, थैंक यू अ लॉट। Please present the mementos. Sanjay, please help yourself, pick up the memento and identify the speaker. Thank you. Photograph of the panel, please. Rishi, please photograph the panel. And Mr. Puri, please stay here. Rishi, thank you very much for making it lively discussion. Thank you. The last and the most important session, I'll request Mr. Vishmohan, editor, ET Now, to
please come to the dais along with Dr. Mahesh Kumar, Additional Director of Research, Agriculture Engineering, PAU Ludhiana, Mr. Gurpreet Singh, Techno-Commercial Head, Gurmark, Mr. Sanjay Puri, and Mr. Pankaj Goyal. Please come to the dais. Mr. Sanjay Puri. The key discussion areas are modern silos, aeration systems and temperature monitoring, safe fumigation and pest management, testing tools and lab technologies, digital quality monitoring systems. I hand over the dais to Mr. Vishmon, Editor, ET News. Please go ahead. You have 40 minutes, sir. थैंक यू। सबसे पहले WPPS को कि इतने अहम सब्जेक्ट के लिए आपने चुना मुझे, और एडवांसमेंट इन ग्रेन स्टोरेज और रोल ऑफ मॉडर्न स्टील साइलोज काफ़ी अहम मुद्दा है, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी है। संजय पुरी जी है, महेश कुमार है, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ रिसर्च है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से PAU लुधियाना से, और साथ ही गुरप्रीत सिंह जी और पंकज गोयल साहब भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। शुरुआत महेश जी मैं आपके साथ करना चाहूँगा। जो ट्रेडिशनल आमतौर पे जो स्टोरेज सिस्टम हुआ करती थी, और अब जो मॉडर्न स्टील साइलोज हैं, कितना लीकेजेस, कितने लॉसेस को ये साइलोज कम कर सकती हैं और कितना कम कर रही हैं? सर मैं इसका बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, कैन आई रन ए PPT for the education of all those who present here, because I here represent Punjab Agriculture University, which is considered as #1 in the India. So being an agriculture university, we are always looked upon as if we are to deal with agriculture aspect only, but not we are doing with the processing and food engineering. We are dealing with the agricultural engineering aspect. So hurriedly, if you can run those slides, so that everybody could see, and we will discuss whenever the question comes. Okay. So, sure, sir. So kindly put it on a slide mode, so that okay. Because I take pride in the fact that this part of the year, usually we have lot of smoke, lot of fire burning, paddy stop burning. So during 2020, there were 63,000 fire incidents in the fields. And this year, by yesterday, these incidents are only 3,300. So all the solution for the machinery, or all the solution for crop residue management has come from the PAU. So in the similar fashion, so means we are dealing with the industry, we are implement industry with the tractor industry, power unit, we are also doing work in the processing and food engineering aspects. So as per the question, the bag storage is the popular way of storing the food grains, especially in the developing countries or underdeveloped country, because it is a cheaper one and easier to what the farmer perceive. But as far as silo is concerned, naturally they are, at least they can lower the storage losses by 40%. In fact, they can reduce the losses by 100% if they are properly maintained, if new technology, AI comes into it, but then research has to go into it. The academia, the industry, the farmer, all have to work together to share their experiences, to record their experiences. Then it is quite possible to have a totally loss-free, wastage-free food grains. Theoretically, it is possible.
and practical also if we work together, sir. Okay. One more thing I wanted to know from you, sir, because you are representing here PAU Ludhiana. तो क्या पंजाब के इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में कोई इस तरह के टेक्नोलॉजी आप लोग डेवलप कर रहे हैं जहाँ पर एरेशन सिस्टम हो, टेम्परेचर मॉनिटरिंग हो, उस पर उसको बेहतर बनाने के लिए कोई डेवलपमेंट, कोई रिसर्च चल रहा है सर? जी सर, अभी साइलो पे अभी रिसेंटली हमने काम शुरू किया है. पहले बैग स्टोरेज पे काफ़ी काम किया क्योंकि PAU बेसिकली वर्क्स विद दी फार्मर्स. जो फार्मर के फील्ड में या उनके घरों में गेहूं जो स्टोर हो रहा था, अनाज स्टोर हो रहा था, उस पर हमने काफ़ी काम किया है. उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी पे उसकी अपग्रेड किया हर्मेटिकली स्टोरेज के ऊपर, जिसके अंदर विदाउट सेल्फॉस, विदाउट यूज ऑफ एनी इंसेक्टिसाइड वी कैन स्टोर द ग्रेन फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स. We have stored it for the 2 years without any damage happening, without use of an ounce of the insecticide. Now we have stored groundnut oil bearing material also. It is there in our stores nowadays. So we have stored the mung bean without any insecticide or spoilage problem happening. So that is the next upgrade. The third upgrade you are talking about is silos. We are working on it. Definitely we are working on, we are generating the data. We have installed the silos at Are you getting support from the Punjab government or central government, anything like that? We are getting support of the university and the state government. But still, if we are to look at all around, the industry should also join us. Because if you look at the scenario in the European countries, the industry, we have the human resources, industry has the resources. So we can work together, sir. Okay. गोयल सर, बिकॉज आप उस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, साइलोज के जरिए भी काम कर रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज है हिंदुस्तान के अंदर में और इंडियन किसानों को लेकर, क्योंकि स्टोरेज को लेकर हमेशा हम चर्चा करते रहते हैं और जिस तरह से हम बैकवर्ड है, जिस तरह से हम उस मामले में काफ़ी ज़्यादा पीछे है, साइलोज कैसे उसको उस जो गैप है उसको फुलफिल कर सकता है? So there is an estimate in India कि farm से लेके fork तक near about 4 to 7% is a loss, particularly in the wheat side. It starts from the harvesting till the going to the end consumer. So maximum losses harvesting के time पे है, particularly threshers और बाकी चीज़ों पे. But even in the material handling, this loss is around 2.5%. So if I talk about Indian crop and if I look at 2.5%, it's a very big number. And you can say, if I calculate the whole amount of loss, a country like Australia can feed on the loss what we do. And this is a WHO report. Secondly, I installed the silos in my factory in year 2017. And we don't have any raw material go down right now. And I would say the grain handling, the grain quality, the infestation or the quality loss is almost zero. And initially, we used to get the grains from the mandi in the bags. Now the farmers are directly coming to our factory. And when I see whenever we used to transit the grains from the mandi to our factory, so minimum 0.5% loss was there. Along with that, bardana ka cost, material handling cost. So I believe the more you handle the material, so the number of hands, it keeps on changing. The cost and the wastage keeps on increasing, yes? So, yes. So I would certainly say, and it's, the silos are certainly, if you are looking at the bulk material handling, so this is going to be the big achievement if we are able to see how we can do more mechanization in terms of material handling. So this is going to be really a very big subject, and already we are facing a lot of challenges with the manpower and material handling because our wheat industry is about volumes. So if we are able to solve this problem at larger level, certainly that will add a lot of value. ओके सर, आप साइलोज जिस तरह की कंपनी है गनमैक, ये भारत में मॉडर्न स्टील साइलोज को कैसे कस्टमाइज कर रही हैं, कैसे किस तरह के सॉल्यूशंस दे रही है इंडियन मार्केट में? सर हम लोग लास्ट 45 ईयर्स से साइलो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और जैसे पंकज जी ने बताया कि इनके यहाँ भी साइलोस हमने 2018 में लगाए थे 4 साइलोस, तो अभी 2 साल पहले इन्होंने और एक्सपेंशन करी और वेयर हाउस में ना जाके साइलोस में गए क्योंकि इसके इनको बेनिफिट्स मिले. आज मैं कल से सुन रहा हूँ कि
वीट कंजम्पशन से कैंसर होता है, कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन जाती है, बट इसका कोई भी फैक्ट प्रूवन नहीं है। एक्चुअली ये कोई वीट की प्रॉपर्टी नहीं है, कैंसर जो लिंक किया जा रहा है इसको गलत तरीके से प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। दिक्कत है या वीट की कितनी दिक्कत ये है? वीट की दिक्कत नहीं है, मेन प्रॉब्लम जो लाई करती है वो करती है हार्वेस्टिंग और पुअर स्टोरेज फैसिलिटी के कारण। उससे क्या होता है कि अगर हम हार्वेस्टिंग गीला वीट काटेंगे या स्टोरेज फैसिलिटी अपनी सही नहीं रहेगी तो उससे अपना माइकोटॉक्सिन जो है वो इसमें ग्रोथ हो जाता है, जो कि एक तरह से फंगल ग्रोथ है। वो माइकोटॉक्सिन में कई तरह के माइकोटॉक्सिन हैं, जिसमें एफ्लाटॉक्सिन नाम का एक माइकोटॉक्सिन है जो कि कैंसर को प्रमोट करता है। तो कारण वो है, वीट का कोई इससे रिलेशन नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे प्रोसेस कर रहे हैं फ्रॉम फार्म टू द टेबल टू द प्लेट। तो आज अगर हम देखें तो अगर हम फार्मिंग की बात करें 1950 से लेके आज तक एक बहुत बड़ा यील्ड में ग्रोथ हुआ है। जैसे 6.5 मिलियन टन था 1950 में, आज हम 100 मिलियन टन से ऊपर चले गए हैं। ऐसे ही अगर हम मिलिंग प्लांट प्रोसेसिंग की बात करें तो आज हमारे देश में एक से एक स्टेट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ या मिलिंग फैसिलिटीज़ बन चुकी हैं, अच्छे प्लांट हैं। आज की डेट में तो इस तरीके के प्लांट लग रहे हैं हमारे भारत में कि आप एक काली शर्ट पहन के प्लांट के अंदर चले जाओ और मतलब थोड़ी सी भी सफ़ेद नहीं होगी, बंदा वैसे ही बाहर निकल आएगा। पूरा अच्छे से प्लांट पूरा ग्रेनाइट लग रहा है। जैसे अभी मेगा स्टार वालों ने भी एक्सपेंशन किया है, तो स्पेशली मैं उनको बहुत बार बोलता हूँ कि मैं आपके प्लांट में ब्लैक शर्ट पहन के जाता हूँ और वैसे ही बाहर आता हूँ, कोई डस्ट नहीं है। बट ये जो अपना सेक्टर है हार्वेस्टिंग वाला और स्टोरेज वाला, यहाँ पे हमने पिछले 70-75 साल में कोई ज़्यादा ग्रोथ देखी नहीं है। साइलोस का कॉन्सेप्ट भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, बट अभी बहुत सारी नॉलेज जो है, लैक ऑफ नॉलेज है इंडस्ट्री में, और प्राइस ड्रिवन ज़्यादा मार्केट चल रही है स्टोरेज कॉन्सेप्ट में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं इंडस्ट्री को? सर हम जो है वो प्रॉपर सोल्यूशन दे रहे हैं। इंडिया में क्या होता है कि कभी कभी प्राइस ड्रिवन मार्केट की वजह से लोग सस्ता करके दिखा के बेच देते हैं और उसमें से चीज़ें निकाल देते हैं। मेन चीज़ जैसे टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो अगर आप बिना टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम का साइलो ले रहे हो तो आप एक तरीके से वो गाड़ी चला रहे हो जिसमें आपके पास स्पीड तो है बट उसकी डिस्प्ले नहीं है कि गाड़ी क्या स्पीड पे चल रही है। तो अब मैं आपको एक गाड़ी दे दूं जिसमें स्पीडोमीटर ही नहीं है और मैं आपको बोलूं कि 90 की स्पीड लिमिट है इसकी रोड पे, तो आप कैसे मेंटेन कर पाओगे? मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, दोनों में क्लब करके आप बता दीजिए। एक तो सर जो डिजिटल टेम्परेचर की जो बातचीत होती है मॉडर्न साइलो सिस्टम में, साथ ही मॉइस्चर मॉनिटरिंग हो, NIR एनालाइजर्स वगैरह हो, पेस्ट मैनेजमेंट, ग्लूटेन वगैरह के बारे में जो बातचीत होती है, ये टूल्स कैसे काम करती है, इसके बारे में अगर गाइड कर पाए हमारे जो भी यहाँ पे बैठे हैं उनको। सर जैसे मैंने आपको बताया टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे एक गाड़ी में स्पीडोमीटर रहता है, ऐसे ही टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम साइलोस का एक पार्ट है। अब आपने इतना बड़ा साइलो सपोज लगाया हुआ है 5000 मेट्रिक टन का, और वही 5000 मेट्रिक टन गेहूं आपने गोडाउन में लगाई हुई है। बट गोडाउन में क्या है कि आप एक साल के बाद जब गेहूं निकालोगे तो तब आपको कंडीशन पता चलती है गेहूं की। अगर वो सड़ गई है तो आपको पहले नहीं पता लगेगा, जिस दिन आप वो कट्टा गोडाउन से उठा के लेके आओगे उस दिन आपको पता चलेगा। और यहाँ पर वो दिक्कत नहीं है साइलोस में अपना मॉनिटरिंग रहता है टेम्परेचर से लिंक, क्योंकि साइलोस के अंदर मल्टीपल टेम्परेचर सेंसर्स रहते हैं। किसी भी पॉइंट में अगर कोई इन्फेस्टेशन हो रही है, कोई किसी भी तरीके का इंसेक्ट्स आ रहा है, तो वो जब इंसेक्ट आएगा तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, जिस वजह से उस एरिया का टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर अपने पास टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम है तो वहाँ से हमें बाहर से पता चल जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उस केस में हम एरिएशन के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस फ्यूमिगेशन इज़ वेरी वेरी ईजी इन साइलोस एज कम्पेयर टू गोडाउन्स, और बहुत इफेक्टिव है क्योंकि एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट मिल जाता है। अभी हम लोग एक और नई रिसर्च कर रहे हैं पंजाब एग्रो के साथ मिलके। अभी हम ग्रीन फ्यूमिगेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा ट्रायल बेसिस पे हमने एक मशीन स्पेशली डिज़ाइन करवाई है यूरोप से, जिसमें कि हम लोग नाइट्रोजन फ्लशिंग करके साइलोस के अंदर फ्यूमिगेट करेंगे इंसेक्ट से। उसमें कॉन्सेप्ट में क्या है कि हम लोग 98% जो एयर है अपनी साइलो के अंदर उसमें नाइट्रोजन फ्लश कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि अपनी ऑक्सीजन का कंटेंट जो 2% रह जाएगा, जो विद इन 1-2 डेज जो भी इंसेक्ट हैं उसको कंज्यूम कर लेंगे। उसके बाद उनके पास ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो डेड हो जाएंगे। तो वो एक ग्रीन फ्यूमिगेशन का कॉन्सेप्ट है जो पहले पैकेजिंग में चल रहा था ऑलरेडी
काफ़ी सारी पैकेजिंग आप देखो, जैसे राइस की पैकेजिंग है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें नाइट्रोजन फ्लश करते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए, उसमें कोई इन्फेस्टेशन ना हो। तो वो कॉन्सेप्ट अब हम बड़े लेवल पे साइलोस के ऊपर लेके आ रहे हैं। तो विद इन 3-4 मंथ्स ये हमारा ट्रायल हो जाएगा पंजाब एग्रो के साथ। तो अगर ये सक्सेस होता है तो फिर हम और इसको इसका दायरा कितना बड़ा है सर? कितने लोगों तक आप लोगों की पहुंच है? क्या कैपेसिटी क्या होगी और आगे एक्सपेंशन की तैयारी? छोटा जवाब दीजिएगा, फिर संजय जी के पास नहीं जाएंगे। सर, ये हम सारे ही साइलोस कैपेसिटी के ऊपर कर पाएंगे, चाहे वो 5,000 टन का साइलो या 10,000 टन का साइलो, उसी हिसाब से हम। अभी क्या कैपेसिटी होगी यहाँ पे पंजाब के अंदर? अभी 5,000 टन पे हम ट्रायल करने लगे हैं सर, 5,000 टन के साइलोस के ऊपर। सर आप कुछ ऐड करें। सर ये सर ने बोला था कि हम पंजाब एग्रो के साथ कर रहे हैं, तो हमने भी इस पे काम कर लिया है। हमारी पब्लिकेशन इंटरनेशनल आ चुकी है। इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी जो अभी हमें तक लगी वो 300 मैट्रिक टन है। हमारे पास 5 मैट्रिक टन तक है, पर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करते हैं क्योंकि उससे माइक्रोब्स भी मर जाते हैं और किसी तरह की इन्फेस्टेशन भी नहीं रहती है। ऑक्सीजन चली जाती है, ऑक्सीडेशन नहीं होती। ऑयल बेयरिंग मटीरियल है। अगर राइस ब्राइन ऑयल, आप राइस ब्राइन का पाउडर आपने स्टोर करना, वो भी आप बिना झंझट कर सकते हो क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं होगी। कोई ऑयल बेयरिंग मटीरियल स्टोर करना है, अगर मेरी पीपीटी हो ना, कोई रन ही कर दो। ये चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, स्लाइड बाय स्लाइड वो रन ही हो जाए ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं क्योंकि ऑक्सीजन एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी ग्रेन के स्टोरेज में हमने 10% तक यूजली रखते हैं क्योंकि एनारोबिक कंडीशन भी हमको ठीक नहीं लगती। तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड 35% हो जाए और 10% के प्यास हमारी ऑक्सीजन हो जाए और 15 दिन तक का ये इन्वायरमेंट रहे, तो किसी तरह की कोई भी माइक्रोबियल लाइफ या इंसेक्टिसाइड कोई लाइफ रहती नहीं है। तो ग्रेन भी सेफ रहता है। तो दिस इज द टेक्नोलॉजी सर इज टॉकिंग अबाउट, बट PIU इज वर्किंग, बट वी आर वर्किंग एट ए स्मॉल स्केल। ओके, तो उसी को बढ़ाना है, उसी को एक्सपैंड करना है और पंजाब के बाहर भी और राज्यों में भी लेके जाना है, ये कोशिश है। सर कुछ टेक्नोलॉजी की जब इतनी बात हो रही है तो AI या फिर IoT जैसी टेक्नोलॉजी कैसे आपको लग रहा है कि पेस्ट कंट्रोल हो या फिर ग्रेन क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह में कैसे हेल्पफुल हो सकता है? आपको लगता है आपने इस पे काम किया है सर? Mr. Mohanji, let me rephrase the entire story. So we are not, you're looking at it from a very technical point of view. Okay? So what we're discussing here is basically post-harvest management systems. So having a silo or all these are important. But let's put a perspective first. India loses about 20 million tons of food, which is worth, I would say, if we take it in wheat, we were talking about 110 or 15 million ton total production. So it's 20%. दूसरी बात अगर आप देखेंगे, at the time of independence, we were not even producing 20 million ton. 14-15 ही था. So 20 million tons is a very big figure. It will not translate only by just one or two things. Silos are important, I said. But what we need in this country is a post-harvest management mission. It should be of the level as we did when we were looking at the Green Revolution. So we need a mission. We have to be in a mission mode. Now what is very terrible when we talk about Punjab, wheat is all Punjab and Haryana. You, in the government in Punjab charges about 4% market fee and mandi taxes करके वो 6% के करीब है. Now if you're taking such a big amount of money, what is there in a Punjab mandi? पक्की मंडी है बस, वो भी बड़ी बात है और उसका कवर भी कुछ नहीं है. You see, the most vulnerable time your crop or your food is when it is in the mandi. Post harvest, immediately फार्मर ने बेचारे ने अपने ट्रेलर पे ट्रॉली पे उठा के ले आया. उसके बाद there is a jute lobby which says नहीं, इसको जूट की बोरी में भरिए. Nobody wants it in jute bags. We don't, as the millers or processors want it in the jute bag. नहीं, उसको उस बोरी में भरिए. फिर PIU वालों ने तो उसके ऊपर स्टडी भी कर दी कि जूट बोरी में कैसा रहता है और HDP के. It's not required. So that's where I think the silos are important. So material handling, one of the biggest issues a flour miller today has is कि वो बोरी में से उतार को उसको निकाल के उसके बाद बोरी को भी क्या करेगा? You have to resell it. So I talked to Sudhir Kumar ji when he was the food secretary. I said, sir, the one gift you can give to our industry is please make it bulk. So he said, फिर वो हम बंगाल की ममता जी का क्या करेंगे? So these are the things which are in this country. So if you want to get your systems in place, the farmer should be able to bring the wheat to the mandi और जल्दी से उसको
संभाल लीजिए। और उससे भी पहले का तरीका क्या है वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आई थिंक एवरीबडी प्रॉब्ली एबल टू टेक दिस अंडरस्टैंडिंग कि अगर बल्क में होगी तो उसकी गाड़ी को खाली करके वे करके साइलो में डालने का 10 या 15 मिनट लगेंगे। अगर उसको आपने बैगिंग करनी है, फिर उसके बाद उसकी बैगिंग के पैसे भरने हैं, फिर उसके बाद आड़ती को डालना है बीच में, बिकॉज ये बैगिंग करने का भी एक बड़ा इशू है, उसकी जरूरत नहीं है। व्हाई डू आई वांट द बैगिंग? द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि एफसीआई उसको जब साइलो में डालती है, उसके बाद जब हमारे को देती है, फिर उसको बैग में भर के देती है। See, this is all crazy. So I would say the two things that should be done immediately is bulk handling should be allowed. Handling at the mandis should be good. If you're charging 4%, you're charging thousands of crores. And even this 20 million ton that you talk, can you put a figure on that? It's 60,000 crore rupees of loss every year. अब मंडियां अपनी नहीं ठीक कर सकते, कम से कम जहां पे आप अपनी प्रोक्योरमेंट कर रहे हो वहां तो कर लो। उसके बाद तीसरी बात रही, do you know that the Indian wheat is the finest in the world and we have the greatest of varieties? I've heard about whatever these people in Italy were talking about. No way. The wheat that you produce in this country is the finest wheat in the world for the kind of food we eat, first of all. Okay, I can put it, that's the least I can say. But because now we are not exporting our atta, there is a dire requirement of Indian atta by the expatriates living in around the world. The Turkish of the world, and they're taking advantage, and Australia gives so much marketing effort to their quality of wheat. But Indian wheat, believe me, there is no comparison. So we have, you'll be surprised to hear about 300 varieties of wheat. 300 variety. And it comes into your mandi, it all becomes one. ये PAU वाले इन्होंने 15-20 तरह की वैरायटी तो यहाँ पे दिखा दी, low starch, rather starch resistance, you're talking about low gluten. So who knows about it? And who's bothered asking for it? Why? आपका चावल भी जो सा है ना 11-21 और 17-01 और 14-15-09 वो सब एक हो जाना था। अगर चैलेंजेस आपने काफी बता दिए हैं, इन चैलेंजेस का सॉल्यूशन बता दीजिए। इसका सॉल्यूशन सर, इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, इसके बहुत सिंपल सॉल्यूशंस हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोगों ने एफसीआई उठा रही है वीट, can't they buy it in variety and give different prices? They know what it is. They're not bothered. They have what is known as FAQ. I would have been very happy कि यार चलो एक ना हमारे कंट्री में एक कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट पैटर्न है कि सरकार इतनी वीट उठा रही है, तो इतनी बेशर्मी से उठा रहे हो यार तुम एफसीआई हो, एटलीस्ट यू शुड डिसाइड कि ये वाली वैरायटी अच्छी है। अब आज मैं आपको बात करने लगा था, आज चावल अलग अलग वैरायटी में क्यों बिक रहे हैं? बिकॉज उसका पाउडर नहीं बनता। बट दिस इज वेरी शेमलेस दैट देयर इज वन सो मोस्ट वंडरफुल व्हीट इन द वर्ल्ड एंड देयर इज वन दैट दीस पीपल आर मेड विद वेरी स्पेसिफिक हेल्थ एडवांटेज, और उसको सबको मिक्स मुक्स करके बेच रहे हैं। सेग्रीगेशन इज इंपॉर्टेंट, हैंडलिंग ऑफ द व्हीट इन द मंडीज इज इंपॉर्टेंट, एंड वी शुड हैव अ मिशन फॉर दैट। सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल लिटिल एफर्ट आई एम सेइंग। सो ये होगा कि यार इन लोगों ने ओबीएल वालों ने वो लगा दिए साइलो, यस दैट विल मेक अ डिफरेंस। अदानी ने साइलोज लगाए थे काफी सारे मोगा में, फिरोजपुर में, दैट मेड अ डिफरेंस। लेकिन साइलोज इतने सारे आ रहे हैं महेश जी, आप बताइए, आप मार्जिनल फार्मर जो छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए कैसे ये किफायती रिजनेबल बना सकते हैं? इसका क्या रीजनेबल बनाना है? फार्मर ने बेचारे ने आके बेचना है, आप उसकी वैरायटी तो देखो वो क्या खरीद रहा है, वो क्या बेच रहा है। साइलोज में अगर वो स्टोर करना चाहते हैं, अगर अगले सीजन में बेचना चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं, अगर सर वो मंडी में लाता है तो मंडीज में साइलोज होने चाहिए, जो उठाए वो लगाए भी इन्होंने साइलोज। बट अगर आप उसमें से बैगिंग से उसको सेपरेट कर लें, उसकी वैरायटी को वहां पे चेक कर लें, देयर आर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच कैन गिव यू इंस्टेंट रिपोर्ट्स ऑन द क्वालिटी ऑफ व्हीट। गिव हिम मनी फॉर दैट। अब गधे घोड़े आपने सब एक ही करने हैं, और ओनली थिंग यू बॉदर कि वो आड़ती को 1% मिला नहीं, आरडीएफ हुआ कि नहीं, या मार्केट कमेटी 4% नहीं हुई।